नमस्कार, मैं हूँ प्रीति सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शो पर आप बीती विद प्रीति सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का जो युवा है वो भारत का भविष्य तय करता है, भविष्य बनाता है, या फिर कुछ यूँ कहूँ कि भारत का युवा ही भारतवर्ष है। आज हमारे कार्यक्रम में एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ है जो कि बेहद कम उम्र में एक अच्छे लेवल पे समाज कार्य कर रहे हैं और बहुत से युवाओं के लिए प्रेरणा है और उनको हिम्मत देते हैं, उम्मीद देते हैं और आशा देते हैं कि आप भी समाज कल्याण करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और एक हिंदुस्तान को एक नया चेहरा, एक नया हिंदुस्तान बना सकते हैं, एक बेहतर खूबसूरत हिंदुस्तान। आइए स्वागत करते हैं सागर कुमार। Thank you so much. Thank you so much for coming at your show actually. Thank you so much. Thank you so much. So आपसे ये जानना चाहूँगी कि बेहद यंग हैं आप अभी। इस उम्र में तो लोग ये सोचते हैं कि किधर पार्टी करनी है, कहाँ चिल करना है। So how did you started? आपने कैसे ये जर्नी शुरू करी और क्यों? नहीं, आपने जैसे बोला कि किधर पार्टी करनी है, युवा इस समय सोचता है, तो देखो वो एक अपनी अलग जगह है, वो भी करते हैं हम, लेकिन वो हर चीज़ का एक दायरा होता है। हमें पता है कि कितने बजे तक पार्टी करनी है, कितनी अपनी लिमिट में रहना है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है मानवता, इंसानियत। तो उसी को देखते हुए मैंने शुरुआत की थी जब मैं 18 साल का था। तो ये शायद मैंने स्टोरी ये किसी को नहीं बताई मैंने, लेकिन मैं आज इस शो पे आया हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ पे बताते हुए। मैं गया था 15-16 साल के थे मात्र। आपने शिरडी सुना होगा, महाराष्ट्र से आगे। तो वहाँ पे आगे शिरडी जब जाते हैं तो उसके बाद शनि शिंगणापुर है एक मंदिर, वहाँ पे दर्शन करने बहुत कुछ बताते हैं कि वो बहुत मान्यता मंदिर है। तो वहाँ पे गए, तो ट्रेन से गए थे हमारा पूरी फैमिली। घर वालों ने 100-200 रुपये जेब में डाल दिए कि चलो खू ना जाए ना डाल। तो मैं जैसे शनि शिंगणापुर पहुंचे, दर्शन किया, तो बाहर आ रहा तो बाय चांस वहाँ पे ना गर्मी बहुत थी, तो नंगे पैर गया था मैं। तो बहुत तेज मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस जल जाएगा पैर अभी। तो मैं निकलते ही मैंने देखा कि एक लड़का आ रहा है, छोटा सा बच्चा आया। आके उसने, क्योंकि एक बच्चा है, अगर कोई आपसे कुछ मांगता है तो क्या मांगेगा? खाना मांगेगा, पैसा मांगेगा, और तो कुछ नहीं मांगेगा। उसने सीधा मेरे पास आया, उसने बोला भैया चप्पल दिला दो। राइट। मैं चप्पल दिला दो, चप्पल तो मेरे पास भी नहीं है भाई। तो उसने जब वो बोला ना चप्पल दिला दो, तो मैंने आगे देखा, पीछे देखा, मैंने सब जगह देखा। मेरा परिवार सारा बैठा हुआ है गाड़ी में, मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने बोला एक बात बता, जल्दी चप्पल की दुकान कहाँ है? कह रहा भैया यहाँ पे 100 मीटर दूर है। तो मैं वहाँ पे भागा गया, मैं उसको चप्पल दिला के आया और मैंने उनसे पूछा दुकान वाले से कि सच में है? कह रहा भैया आज तक इस लड़के को हमने देखा ही नहीं यहाँ पे। वो इंसिडेंट शायद जब तक मैं घर आ गया हूँ 2 दिन बाद, दोबारा शिरडी के दर्शन करने के बाद, वो मेरे को 2 रात जो मैं सोया हूँ, मुझे नहीं पता लगा कि मेरे को सपना भी आया है या कुछ आया। इतनी चैन की नींद और अच्छी नींद, मैंने जो सुकून की नींद बोलते हैं ना, कब जब किसी की सच में सेवा करते हैं, वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। कि मैंने हमेशा सोचा था कि कुछ भी हो, चाहे मैं 1000 कमाऊँ, 10,000 कमाऊँ या लाख कमाऊँ, मेरे को कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना है। क्योंकि सोसाइटी ने जब मेरे को देना चालू किया, तो ये हमारा फर्ज बनता है हम सोसाइटी को लौटाएं। एब्सोल्युटली। सो उस घटना ने आपके अंदर सेवा भाव को जागरूक किया है, कुछ इस तरह से है। इट्स ब्यूटीफुल। जी। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ब्यूटीफुल है वो ये है सागर जी कि इतनी कम उम्र में इस तरह के इवेंट को, वो जो भी घटना हर किसी के जीवन में हो सकती है, लेकिन उसको पहचानना और उसे आत्म अनुभूति करना, दैट वाज फैबुलस। थैंक यू। किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही थी। अब मैं अगर शुरुआत करके बैठा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 21-22 साल के हैं, वो मेरी टीम से जुड़े हुए हैं और बोलते हैं कि भैया हमें भी करना है। तो मैंने बोला यार आप मुझसे मत जुड़िए। आपको लगता है कि आपके यहाँ पे अगर है, कोई भी स्टेट से हो आप कम से कम पैसा भी नहीं है, तो आप गली के बाहर बेजुबान जानवर है, आप उनको घर में 10 रोटी बनती है तो एक 11 रोटी या 12 रोटी 2 एक्स्ट्रा बना के उनको फीड कर दो, आप सोशल वर्कर हो गए। अमेजिंग। बस मैं अक्सर देखती हूँ जैसे आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे कि कितने लोग हैं, यूथ, जो आपको इतनी खासी संख्या में फॉलो करते हैं और वो आपसे बोलते भी हैं कि सर हमें आपसे जुड़ना है, काम करना है। So as a youth icon, I must say you are as a youth icon. How do you feel? Like, is there a bit of proud
एक जिम्मेदारी सी बन जाती है जब लोगों का सपोर्ट मिलना चालू होता है ना, जब लोगों का विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि देखो मैं अगर उनसे ये बात बोलता हूँ ना कि आप जुड़िए मुझसे, फिर उनको ऊपर ना वो होप लगा के बैठ जाते हैं मेरे ऊपर कि सर मुझको बताएंगे कि कैसे चलना है। मैं एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मैंने, जिसमें लड़कियों का अलग ग्रुप है, लड़कों का अलग ग्रुप है, जिसमें कोई किसी को गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं भेजता, कोई गुड इवनिंग मैसेज नहीं भेजता, कोई भगवान की फोटो नहीं भेजता। मैं सिर्फ उनको समय से पहले अपने इवेंट भेज देता हूँ कि अगर आपको आना है तो अपने हाथ से सेवा कीजिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, आप खुद आओ और खुद सेवा करो। तो बेसिकली मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है एज अ, अगर आप मुझे यूथ आइकॉन बोलते हो तो मेरी फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है और मैं चाहता हूं कि उनको अच्छे रास्ते पे लेके चलूं। जी, जैसा कि सभी जानते हैं ऑलमोस्ट, और मैंने रिसेंटली आई गोट टू नो कि राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया है आपको, थोड़ा सा मुझे वो बताइए उसके बारे में। मैं एक हमारे भाई हैं, वो मैं उनके घर पे बैठा हुआ था, रात में डिनर के लिए गए हुए थे, तो एक हमारे बड़े, वो भी बड़े अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने बोला कि भैया ये ऐसे ऐसे बहुत अच्छा सोशल वर्क करता है। तो मैंने बोला कि हाँ भैया बस भगवान का आशीर्वाद है, अच्छा कर लेते हैं। तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी, प्रोफाइल देखने के बाद बोला कि यार रोटी बांटना, डॉग को फीड करना या कुछ ऐसा करना, ये कार्य छोटे छोटे हर कोई करता है, लेकिन जब आप आती है कि भैया व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन, कैंसर पेशेंट्स के पास जाके उनकी विश बॉक्स डलवाना जो लास्ट स्टेज पे है कि उनको ये नहीं पता कि कल सुबह होगी या नहीं होगी, अंतिम इच्छाएं, उनके विश बॉक्स मैंने उनके पास रखवाए कि आपको क्या चाहिए। किसी बच्चे को रिमोट वाली कार चाहिए थी। आप सोच सकते हैं मेरे एक्चुअली में गूज़ बम्स आ रहे हैं, जब मैं रो भी सकता हूँ ऐसे टाइम पे। पता है क्यों? क्योंकि जब उस बच्चे ने मेरी आंखों में देखा और उसने लिखा ना कि मेरे को एक रिमोट वाली कार चाहिए, आई वाज लाइक कि मैं अगले दिन ही जाके मैंने उनकी विश पूरी की। तो फिर वो जब उन्होंने सब चीज़ें देखी, सॉरी मैं थोड़ा चला गया, इमोशनल हो गया था, तो जब मैं वापस उस ट्रैक पे गया ना, तो उन्होंने बोला कि यार आपको तो इस चीज़ के लिए अवार्ड तो मिलना बनता है। मैंने बोला भैया देखो आपकी मर्जी है, मैं इसमें कभी ये नहीं मांगता कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो, आपकी इच्छा है। तो उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया उधर के कोई कोऑर्डिनेटर को, मेरी प्रोफाइल भेजी, तो वहाँ से प्रोफाइल पास होके आई। और जब प्रोफाइल पास होके आई तो मेरे घर पे एक इनविटेशन आया कि ऐसे ऐसे आपको इधर आना है। मुझे तब भी यकीन नहीं था, ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे आना है। मैं गया, जाने के बाद पहली बार जीवन में मेरा यहाँ पे जो कुर्सी के पीछे वो नाम नहीं लिखा रहता VVIP के पास, मैं ऐसे बैठा, हाँ जी हाँ, ऐसे बैठा, मेरे साथ मेरा फ्रेंड। मैंने बोला बेटा वीडियो कटनी नहीं चाहिए मैंने वीडियो नहीं कटनी। तो बहुत सारे एक्टर्स आ रखे थे वहाँ पे, बहुत नामी एक्टर्स थे और बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। तो वहाँ पे जब स्टेज पे जाके जब मुझे अवार्ड दिया, जब मुझे यकीन हुआ हाँ अवार्ड मिला है मेरे को, तो वो समय था मेरा जो बहुत खुशी वाला था। और फिर मेरे पेरेंट्स को भी प्राउड फील हुआ होगा। उनको लगा कि हाँ चल कुछ कर रहा है इतना बड़ा पुरस्कार मिलने के बाद कुछ कर रहा है राइट। सो आप कितने अलग अलग संस्थाओं के साथ काम करते रहते हैं, या फिर ये कहूँ कि समाज में जो अलग अलग त्रुटियां हैं या फिर परेशानियां हैं जिससे लोग संघर्ष करते हैं, आप सभी के साथ काम कर पाते, तो हाउ इज इट पॉसिबल? आप कैसे मैनेज करते हो? बताता हूं। मेरी एक स्ट्रैटेजी है सिंपल सी। आज मान लीजिए आपके पास NGO है लेकिन फंड नहीं है जी। सोच अच्छी है आपकी, आपको सेवा जरूर करनी है क्योंकि दिल साफ है जी। पर पैसा नहीं है, क्या करेंगे? लोगों से ढूंढेंगे, स्पॉन्सरशिप मांगेंगे, भैया मेरे को ये मदद करनी है, पैसा दीजिए, नहीं। सो बेसिकली आप किसी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनते हो, तो वैसे ही मैंने सोचा कि यार मैं उन NGOs का ब्रांड एम्बेसडर बनता हूँ एंड आई विल सपोर्ट देम एज अ फाइनेंशियली और फिजिकली। तो मेरी एक NGO है प्रसारा फाउंडेशन, जिसके हमारे को फाउंडर हैं मिस्टर साहिल सेठ, जो कि 2011 बैच के IRS ऑफिसर है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार हम तो कर रहे हैं लेकिन हम क्या छोटी NGOs को सपोर्ट कर सकते हैं जी? मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेसिकली हम मेजर प्ले करते हैं फाइनेंशियली और वो करते हैं फील्ड पे काम जी। जैसे मान लीजिए अभी हमारा प्लांटेशन ड्राइव है आने वाले संडे को, तो हमने क्या किया, 3 NGO के साथ जो स्मॉल NGOs उनके साथ कनेक्ट किया, उनके फाउंडर से कनेक्ट किया। सो हम पेड़ दे रहे हैं और साथ में खुद जाएंगे और वो 3 एज अ फील्ड पे काम करेंगे। जैसे मान लीजिए लोकेशन डिसाइड करनी हो,
लोगों को इकट्ठा करना हो, जो भी चीज़ें XYZ है, तो वो चीज़ हम ये ऐसे मैं करता हूँ सारी चीज़। ये मेरी स्ट्रैटेजी है ताकि मैं सबको भी लेके चलूँ साथ। राइट, तो आप लोगों को एक साथ जोड़ करके कर रहे हैं। सो सागर जी, आपने इतनी देखी है, इतनी सी कम उम्र में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं सोसाइटी में, डे बाय डे बढ़ती ही जा रही हैं, चाहे वो क्लाइमेट हो या फिर रिलेशनशिप्स हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो। सो आपके हिसाब से सबसे मेजर ऐसी कौन सी समस्या है जिस पे काम किया जाना चाहिए और उस पे ध्यान नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ? अगर आप इसकी बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बेसिकली हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं, क्योंकि अभी हम आगे नहीं जाएंगे। मेरे को लगता है कि हम अपना पीस खो रहे हैं। जिस दिन हम अपना पीस को खोना बंद कर देंगे ना, क्योंकि हम अंदर ही हमने कोई गलती कर दी, हे भगवान मैंने गलती कर दी, हे भगवान मैंने गलती कर दी, या कुछ भी XYZ कर दिया, अंतरात्मा ही हमको मार रही है। तो मेरे को सिंपल सी बात है, मैं ये बोलता हूँ कि आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो लाइफ में, एक बार, क्योंकि जब तक कोई इंसान किसी चीज में घुसता नहीं है ना, उसको पता नहीं चलता कि यार इसमें क्या पीस है या नहीं है। मेरे को लगता है इंसान को अपना पीस नहीं खोना चाहिए। थोड़ा सा सोशल वर्क, कुछ भी करो, हल्की सी कोई एक्टिविटी और इंसानियत अपने अंदर जगाओ, मैं कह रहा हूँ वो पीस भी वापस आ जाएगा, वो मेंटल हेल्थ भी वापस आ जाएगी। बात करते हैं, अगर आप बोल रहे हैं रिलेशनशिप की, हाँ कोई बात नहीं, वो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है कि रिलेशनशिप में चीजें, रिश्ते बहुत टूट रहे हैं आजकल और बहुत कम टाइम में टूट रहे हैं। सो काफी सारी वजह शायद क्योंकि हर कोई इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। जी, स्ट्रगल तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अब मैं क्या बोलूँ, अब किस वजह से, अब किसी को, दोनों को गलत नहीं बोल सकते। मान लीजिए कभी किसी का रिलेशनशिप टूट गया है, तो हम लड़के को भी गलत नहीं बोल सकते, लड़की को भी गलत नहीं बोलते, वो अपनी उनकी अंदर की चीज़ है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर ये चीज़ें हो भी रही है तो सबसे पहले अपने अंदर पीस जगा के रखो। पीस जो होना जरूरी है, शांत रहो, शांति से डिसीजन लो सारी चीज़ें, और वो शांति जब ही आएगी जीवन में जब आप अच्छा कर्म कर रहे होंगे, जब आप लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए प्रति आपके अंदर प्यार होगा, वो तभी हो सकता है संभव, वरना नहीं हो सकता। जी, अभी आने वाले टाइम में आपके कोई फ्यूचर प्लानिंग्स? फ्यूचर प्लान तो अभी मेरे हैं कि इस NGO को बहुत बड़ा बनाना है, और बड़ा बना के जितनी भी जो स्मॉल स्केल NGOs हैं उनको सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और युवाओं को, क्योंकि हमारा भारत है युवाओं का देश। एब्सोल्युटली 66% हमारे युवाएं हैं जो 35 साल से नीचे हैं जी। उनको एक सही राह पे ले जाना, क्योंकि अगर आप शहर में जाते हैं तो युवाओं, क्योंकि माँ बाप शहर में पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड फैमिली है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं गाइड कर देते हैं। पर जो गांव में जाओगे तो रूरल में, वहाँ पे उनको यही नहीं पता कि भविष्य में करना क्या है। एब्सोल्युटली। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनका, चाहे मैं 100 लोगों का ही, चाहे 1000 लोगों का ही मार्गदर्शन कर दूं, लेकिन कर दूं। राइट। जाते जाते एक जीवन मिला है, उसको हंसी से, खुशी से, पार्टी करके सब चीजें करना चाहिए। मैं वो वाला सोशल वर्कर नहीं हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई शायद नेता बैठा हुआ होता तो ये बात नहीं बोलता कि नहीं नहीं सर हम पार्टी वार्टी नहीं करते। सब पार्टी करते हैं। कैमरे पे बोल रहा हूँ, सब पार्टी करते हैं, सब एंजॉय करते हैं, लेकिन हाँ सब सीमित में करते हैं। सबको अपना दायरा पता होता है, सबको अपना दायरा पता होता है। बस ये है कि सोशल वर्क के लिए मैं हमेशा लोगों को प्रमोट करता हूँ। जी, तो जैसे आपने कहा कि भारत जो है वो युवाओं से बनता है, आई एग्री, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल के जो युवा है वो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनको बड़ा ही डिफिकल्ट वर्ड है ये, मुझे समझाइए क्या है। मिसलीड हो रहे हैं। अच्छा मिसलीड। मैं थोड़ा सा वर्ड मेरे को थोड़े से सॉरी, मैं अभी अपनी हिंदी पे वर्क कर रहा हूँ वैसे जी। हाँ सीखूंगा। काफी गूढ़ हिंदी थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, मेरे सर के ऊपर से चली गई। सो मिसलीड, ठीक है, अपने रास्ते से भटकना, कि किसी को नशों की लत हो रही है, कोई अलग अलग चीज़ों में, सो उनको रास्ते पे किस तरह से लाया जा सकता है? क्योंकि आपने कहा कि आप युवाओं को मार्गदर्शन करके उनको सही ट्रैक पे लाना चाहते हैं, सो ये कैसे, इज देयर एनी प्लानिंग या फिर कैसे लाया जा सकता है? आपने देखा होगा दुनिया बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स करती है, इनिशिएटिव्स लेती है कि नशा मुक्त भारत बनाना है हमको, युवाओं को नशे से दूर करना है,
भाई साहब 1% भी दूर करके दिखा दो, नहीं कर पाएंगे। इनिशिएटिव लेके, बहुत चिल्ला के, प्रेरित करके सिर्फ वो एक दिन के लिए इंसान कर सकता है। वो आदत को दूर करने के लिए, आदत को दूर करने के लिए उस इंसान को खुद समझना पड़ेगा कि मेरे पीछे मेरे माँ बाप हैं, आगे मेरा भविष्य है, तभी वो इंसान जीवन में सफल हो पाएगा, उन चीजों को छोड़ पाएगा। जिस दिन उसको पुलिस के 4 डंडे लगेंगे, सच बता रहा हूं, जिस दिन पुलिस के 4 डंडे लगेंगे, जिस दिन वो ऐसी मुसीबत में फंस जाएगा, जिस दिन वो खुद बैठ के रिग्रेट करेगा कि यार ये अगर मैं शायद ना करता जी तो आज मैं यहाँ नहीं होता। ये आपकी बात से एक चाणक्य, जिनको मैं खुद अपने गुरु मानती हूँ, बिल्कुल, उनकी एक बेहद लाइन है जो अक्सर फेमस है कि अगर भारत को सुधारना है तो कठोर दंड व्यवस्था की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो कहा करते थे कि जो भारत का जो कानून है, जो दंड व्यवस्था है, वो लचीली है, बिल्कुल, एंड इट शुड बी कठोर, बिल्कुल। सो अगर सही समय पे जितनी भी गलतियां हैं या जो क्राइम जिस तरह के होते हैं, उन्हें सही समय पे उनको दंड दिया जाए तो शायद वो हेल्पफुल रहेगा। व्हाट डू यू से? बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। मैं डे 1 से हमेशा बोलता आया हूँ, मैं देखो क्राइम बहुत सारे हैं जी, सबसे गंदा जो क्राइम है वो है लड़कियों को लेके, जो उनके साथ गलत होता है। आपने सुना ही होगा सागर जी, अभी हाल फिलहाल में एक लड़की थी साक्षी जी, जिसकी हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े लोगों की मौजूदगी में उसको काट दिया गया। आप ही मेरे को ये बताइए कि वो इंसान ने उस लड़की के साथ किया जी, उसको सबके सामने मार दिया, 7 बजे का समय था जी। अगर उस इंसान के अंदर डर होता कि तुझे दंड मिलेगा, दंड नहीं, कि तेरा आने वाला जीवन, आज के बाद कल से तेरा जीवन इतना गंदा होने वाला है कि शायद ना तेरे माँ बाप बचा पाएंगे तुझे, ना कानून बचा पाएगा, अगर वो डर होता तो शायद वो एक चाकू तो दूर की बात, वो हाथ भी नहीं उठाता। एब्सोल्युटली। और सागर जी, अभी ये तो मैं साक्षी की बात कर रही हूँ, इससे पहले भी एक जहाँ से आए दिन घटनाएं घटती रहती। बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक हिंदू लड़की का 36 टुकड़े उनके करके पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पे डाल दिए गए, जिसको फ्रिज में रखा गया। फिर अभी रिसेंटली एक और केस था कि लड़की के हिस्सों को काट के उसे ग्राइंड करा गया मिक्सर में डाल के। ये मुंबई में हुआ था। और न जाने कितने पहले वो दामिनी हत्याकांड हुआ था, वो बस में जो हुआ था। ये तो वो हैं जो हम सुनते हैं, और ऐसे न जाने कितने हैं जो हम तक पहुंच ही नहीं अभी हम यहाँ बैठे हैं, एक क्राइम हो रहा होगा जी, 1 या 2 हो चुके होंगे, राइट, जिसको हमारी सरकार खुद दबा देती है जी। मैं सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कभी नहीं बोलता सरकार के ऊपर, कोई भी आओ सब है, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं इतना सा कहता हूँ, हमारे घर में भी माँ बहन बेटियां हैं, सबके घर में माँ बहन बेटियां हैं, सबको अपनी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग लॉ लड़कियों को लेके आ जाए, कितनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारी महिलाएं, विमेन? कभी आज तक पार्लियामेंट में सुना आपने कोई आवाज उठाते हुए? नहीं, कभी नहीं सुना होगा। ज्यादा बोल देंगी हिंदुओं के साथ ये हुआ, लड़की के साथ ये हुआ, बस इतना बोल देंगे, लेकिन कभी आवाज उठाई कि इनके खिलाफ एक अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए या स्ट्रॉन्ग लॉ होना चाहिए? 5-5, 6-6 साल तक। अच्छा, दामिनी जी का केस आप जब अभी डिस्कशन कर रहे थे, मेरे को एक बात बताइए, कितने साल में सजा मिली उनको? काफी लंबा वक्त बीत गया, इट्स बीन इयर्स, 12-15 साल। हाँ। 15 साल वो कैदी अंदर जेल में रोटी खाता रहा, और वो जो लड़की थी बेचारी, वो तो है ही नहीं, शी डाइड तभी, शी डाइड, एंड वो 15 साल जेल में बैठ के रोटी खाए। उसको क्या हक बनता है एक लड़की की जान लेने के बाद वो 15 साल रोटी भी खाए? एब्सोल्युटली। सो कठोर दंड व्यवस्था का होना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। लड़कियों के साथ जो गलत करता है उसके खिलाफ ये एक्शन जो कठोर, मैं कहता हूँ, ये होना ही चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लॉ आना चाहिए ताकि तुरंत एक्शन लिया जाए जी। और जैसे आपने अभी कहा कि पार्लियामेंट में लड़कियां आवाज नहीं उठाती है, व्हाट डू यू से कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो यंगस्टर्स जो है, यूथ है, कि उनको वहाँ पे पार्लियामेंट में होना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैंने आज ही ये पोस्ट डाला है अपने उस पे कि क्या आप एक्सेप्ट करते हो कि एक पढ़ा लिखा युवा देश चलाने के लायक बने या ना बने?
या उनको एक मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो इतने लोगों ने सपोर्ट किया मेरे को, उस पे यस मैंने वो डाला था, यस और नो, तो यस पे यस आ रहे हैं लोगों के, क्योंकि एक्चुअली में हमारे देश को अब गुंडा राज नहीं चाहिए। मिनिस्टर वही बन रहा है जिसका गुंडा राज है, जिसको भाई साहब बहुत पावर में लोग बैठे हुए हैं, जिसके पास बहुत मोटा पैसा है। भैया पढ़े लिखे लोगों को लेके आइए ना। आज भी देश ब्यूरोक्रेट चलाते हैं हमारे। बिल्कुल। वो क्या है, वो सारे यूपीएससी टॉपर, ये टॉपर वो टॉपर, वही तो देश चला रहे हैं। तो मंत्री क्यों पढ़ा लिखा नहीं आ सकता? हमारे देश के जितने भी ये मिनिस्टर्स हैं, ये क्यों नहीं पढ़े लिखे आ सकते? आप देखिए जाके। बिल्कुल। अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है इस शो के बाद मेरे साथ कुछ ना हो जाए। मैं इतना बोल रहा हूँ सरकार के बारे में, लेकिन मैं एक्चुअली मैं जो बोल रहा हूँ कि नीड है ये हमारे सरकार के बारे में नहीं है। आई थिंक ये सरकार के लिए, बेटरमेंट के लिए ही है, देश के लिए है, लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए। देश प्रेम है ये। तो आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं होगा। नहीं। मेरा जब मैं खुलता हूँ ना तो मैं पूरा खुल जाता हूँ, क्योंकि मैं अंदर से फटता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर चीजें ना ऐसी चीजें दबी हुई हैं कि कभी भी कोई चीज ऐसी होती है ना, एक बार मौका मेरे को देके देखे। मैं बोलता हूँ हम युवाओं को देके देखे, मेरे को नहीं बल्कि हम युवाओं को देके देखे। आपकी कोई प्लानिंग है क्या? मेरी कोई प्लानिंग इलेक्शंस अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है ऐसा, पर लेकिन हाँ अगर मेरी, क्योंकि हम सब बोलते हैं कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करेंगे, मैं तो नहीं कर रहा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। शायद मैं जितना अपना पैसा मैं इन लोगों में लगा रहा हूँ, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाता तो आज मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का राजा होता इस उम्र में। लेकिन ना मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक आपको पोस्टर मिलेगा मेरे को शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि ये किसका लड़का है, क्योंकि मैं अपना सिर्फ घर जाता हूँ, रात में 8:30-9 बजे घर जाता हूँ, सुबह 10 बजे ऑफिस निकल जाता हूँ। मेरे को कोई नहीं जानता। हाँ जब समय आएगा, जब लोगों को लगेगा कि एक्चुअली में ये अच्छा काम करता है, विश्वास उनका मैं जीत लूंगा, फिर तो कोशिश भी करेंगे। तो आपका जवाब मिल गया हाँ में। कि हमारे आने वाले भावी नेता सागर कुमार। मेरा वोट सागर जी के। अरे धन्यवाद। और कुछ आप अपनी, जैसे सागर जी आपको पता ही है आप बीती विद प्रीति सिंह, सो ये कुछ आप बीती कहानियों के लिए, जो ऐसे किस्से और कहानियां इंसान के भीतर दफन रह जाती हैं कि वो नहीं बोल पाते। कितनी ऐसी बातें होती कि हम खुद नहीं शेयर कर पाते अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, वी कांट शेयर। तो ये इनिशिएटिव जो मैंने लिया, ये वैसी ही कुछ किस्से कहानियों के लिए कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा देना कि लोग बात कर पाएं। तो आपके दिल से जुड़ा हुआ कोई ऐसा किस्सा जिसने आपके दिल को, आपकी आत्मा को छुआ हो, कोई आप बीती शेयर करना चाहेंगे विद प्रीति सिंह? ये तो बड़ा ही फंसाने वाला क्वेश्चन है। पर सच बताऊं तो आज तक मैं माता रानी के आशीर्वाद से हमेशा खुश रहा हूं, और मैंने हमेशा अपने चीजें ना, मेरे अंदर एक हैबिट है। तो खुश वाला इवेंट बताइए। हाँ, आप बीती तो कैन बी गुड एंड बैड इन बोथ फेस। मेरे एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं ना हर चीज अपनी मम्मी को बताता हूँ, अपने माँ बाप को शेयर करके चलता हूँ। फिलहाल में तो वैसे ऐसा कुछ है नहीं आप बीती, मैं क्या ही बताऊँ आपको। खुशी का ये बता सकता हूँ कि दिल्ली से मेरे को जो लगता है, क्यों अंदर से मैं क्यों उठता हूँ, घर में कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ। मैं जब सोसाइटी में देखता हूँ ना यही लड़कियों के ऊपर अत्याचार वाली बात है, तो मेरे को ना मन करता है कि कभी कभार फट जाऊँ। तो यही आप बीती मैं कहूँगा कि मेरे को फटने का मन करता है, और मैं यहाँ फट गया आज। यही मैंने आपको सामने बता दिया, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है मेरे साथ, शायद खुशी वाला या दुखी वाला, कि जो मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। हाँ फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं, सच में नहीं है। ठीक है, आपने वैसे पहले ही वार्निंग दी थी मुझे शो के शुरू होने से पहले। आई वोंट गो इन दैट डायरेक्शन। वो थोड़ा सा वैसे चला जाता है। जी, तो कुछ और कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जनता को, कुछ कहना चाहेंगे यूथ को स्पेशली? आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं अभी हाल ही में एक वृद्धाश्रम गया जी। तो जब मैं गया तो देखा कि 5-6 महिलाएं थी और 2-3 पुरुष थे जी। तो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा बाबा जी राम राम। राम राम जी, राम राम। सबको राम राम किया धीरे धीरे करने के बाद उन्होंने एक चीज़ बोली मेरे को 10 साल हो गए मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। तो मैं जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं और आपके सपोर्टर हैं, और जब ये शो आएगा मैं उन सबको यही बोलना चाहता हूँ, आप जीवन में कुछ भी करो, मैं कहता हूँ सारे जिंदगी भर के ऐब कर लो, लेकिन अपने माँ बाप को अपने से दूर मत करो। वो आपके भगवान हैं, वो पल पल आपके बारे में सोचते हैं। वो आप तब भी छोड़ भी दोगे ना उनको, वो तब भी वहाँ बैठे हुए आपकी केयर करेंगे और आपसे उतना ही प्यार करेंगे। लेकिन बस अपने माँ बाप के साथ जीवन में ये नहीं करना चाहिए।
एक जीवन मिला है, उसको अच्छे से अपने परिवार के साथ बिताइए, पैसा कमाइए, नाम करिए, शोहरत कमाइए, सब कुछ कीजिए जीवन में। लेकिन माँ बाप ही चले गए तो उससे पूछिए जिसके माँ बाप नहीं है जी। उनको पता चलेगा कि माँ बाप की अहमियत क्या होती है। कितने वृद्धाश्रमों को मैंने विजिट किया है, अब तक कई संस्थाओं के साथ मैं जुड़ी रही। इतने ऐसे भी पेरेंट्स हैं, ऐसे भी माँ बाप हैं सागर जी की अच्छी खासी रेप्यूटेड फैमिली से हैं, अच्छा खासा पैसा रहा है उनके पास और उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया। बिल्कुल, जीवन भर उन्होंने उनके लिए किया और आज वो वृद्धाश्रम में अपने बच्चों की एक झलक देखने को, जैसा आपने शेयर किया कि मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, तो वो तड़पते तड़पते वो मर जाते हैं उधर। तो अगर आज का जो युवा है वो सक्सेसफुल हो रहा है, कोई लंदन में सेटल्ड है, कोई बाहर, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो मैं ये कहूँगी अगर वो अपने माता पिता को खुश नहीं कर पाए तो सक्सेस का कोई फायदा नहीं। क्या फायदा? एक तरीके से यूज ही करना हो गया अपने माँ बाप को। भाई जब तक हमने 18 साल तक हुए, मम्मी ये चाहिए, पापा वो चाहिए, मम्मी वो, पापा वो। 18 साल के बाद भाई साहब भगवान ने तुम्हें थोड़ा सा मौका दिया कि चल बेटा जा पढ़ ले, अब तेरे को कमाई शुरू हो गई थी, जी ले अपने हिसाब से, जा जी ले अपने हिसाब से। 20 साल के बाद कमाई चालू हो गई, अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। अब 20 साल बाद तुमने बोला हाँ पापा यार थोड़ा डिस्टर्ब मत किया करो, मम्मी डिस्टर्ब मत किया करो, कंपनी में काम कर रहा हूँ, ऑफिस में हूँ। हाँ मम्मी हाँ बात करता हूँ बाद में। फिर आपने क्या करा, उनकी प्रॉपर्टी भी हड़प ली। फिर उसके बाद क्या करा, मम्मी पापा मन नहीं करता यार, अब ना एक काम करो, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, आप अलग रहो। वो निकलेगा जरूर उस बच्चे का, आने वाली जनरेशन निकाल देगी। मैंने देखे हैं, मैं रोज एग्जाम्पल देखता हूँ, मेरे पास कॉल्स आते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। मैंने एक बात बताओ, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? ऐसे चले गए। कुछ हुआ था कभी आपके मम्मी? हाँ हम उनके साथ नहीं रहते। मैंने हो रहा है, आपने जो किया पेरेंट्स के साथ अपने, वो आपके साथ हो रहा है, इसको भुगती। अब मैं क्या करूं इसमें मदद? Absolutely. मैं कहां से सुधारूं आपका युवा? आपका कहां से सुधारूं बच्चे को? नशे में पड़ रहा है ओके, तो आपको आपके कर्म मिल रहे हैं। आपने अपने माँ बाप के साथ नहीं किया होता तो बच्चा कर रहा है राइट। तो मैं तो सिर्फ अपने फॉलोअर्स और आपके जितने भी लोग हैं, मैं तो बोलना चाहूंगा कि बस माँ बाप को अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि अगर सच में अगर मुसीबत जाननी है और बाय चांस आपको लगे भी ना, तो मेरी वीडियो देख लेना या वृद्धाश्रम जाके देख लेना, क्या बुरा हाल होता जी। सो कितने किस्से और कितनी कहानियां सागर जी ने हमें आज हमारे साथ बैठ कर के साझा करी है। उनमें से बेहद खास जो मैं कहना चाहूँगी वो है कि अपने माता पिता को मत छोड़िए, उनको वृद्धाश्रमों का हिस्सा मत बनने दीजिए। उन्होंने आपको जन्म दिया, पाला पोषा, पालन पोषण किया, आपको शिक्षा दीक्षा दी, पंख दिए उड़ने के लिए, लेकिन इतना ऊंचा भी मत उड़ जाएं कि आप उन्हें भूल ही जाएं। अपने पैरों को जमीन से जोड़े रहिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए और जड़ों को पानी देते रहें। और जड़ों को पानी हम कैसे देते हैं? अपनी माता पिता की सेवा करें, उनसे बातचीत करें, उनके टच में रहिए। सागर जी थैंक यू सो मच, आप अपने शो पर आए, आप प्रीति से, एंड इन फ्यूचर भी आशा करती हूँ कि हम साथ जुड़कर के काम करेंगे और भारत के युवा को प्रेरणा, हिम्मत और आशा देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।